हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए करते हैं पॉलिटी का अपना अगला वीडियो। ये वीडियो आपका 8वां रहेगा। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपके सभी लोक सेवा आयोग के एग्जाम, यूपीएससी या फिर आरओ सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है 1833 के चार्टर अधिनियम के संबंध में आपको बताना है। भारत में एक उच्च केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत की गई। ये करेक्ट है आपका। ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को सभी क्षेत्रों में समाप्त कर दिया गया। ये भी करेक्ट है। एक विधिक सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के पूर्ण सदस्य के रूप में पेश किया गया था। तो ये आपका होगा 1853 के चार्टर अधिनियम में, ना कि 33 के। तो ये वाला गलत हो गया। और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यूरोपीय भारत में जमीन और संपत्ति खरीद सकते थे और अपने पास रख सकते थे। ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर 1, 2, 4 करेक्ट होगा। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखेंगे। ब्रिटिश भारत के दौरान सिविल सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, पूछा गया यहाँ पे। कॉर्नवालिस ने निर्धारित किया कि भारत में सिविल सेवा में पदोन्नत वरिष्ठता की आधार पर की जाएगी। ये वाला आपका करेक्ट है। वेलेजली ने सिविल सेवाओं की पदवियों को 2 साल का प्रशिक्षण देने के लिए इंग्लैंड में हेलेबरी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। तो ये इसमें वेलेजली ने अस्वीकृत कर दिया था। इसको कैंसिल आउट किया था। इसने अनुमति या स्थापना नहीं की थी, अस्वीकृत किया था। और 1853 के चार्टर अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि भारत में भर्ती एक खुली प्रतियोगिता के माध्यम से की जाएगी। ये करेक्ट है। तो यहाँ पर आपसे गलत पूछा गया था, तो केवल 2, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। देखो, कॉर्नवालिस का समय रहता है 1786 से 1793 और सिविल सेवाओं को अस्तित्व में लाने का और उनको उपहार में देने का, जैसे कि पदोन्नत में जब, है ना, और रिश्वत को रोकने के लिए इसने कई सारे प्रयास किए। और वेलेजली का कार्यकाल जो रहता है 1800 में, इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो ये सारी चीजें आप याद रख सकते हैं। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा 1858 के भारत सरकार अधिनियम के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ पर इनकरेक्ट बताना है। ब्रिटिश राज की शक्तियों का प्रयोग भारत के राज्य सचिव द्वारा किया जाता था। करेक्ट है ये। भारतीय परिषद में विशेष रूप से ब्रिटिश भारत के लोग शामिल थे। तो ये पूर्ण रूप से ब्रिटिश सरकार के उच्च अधिकारी होते थे। तो यहाँ पर ये गलत हो गया और यही करेक्ट आंसर होगा। बाकी देश का प्रशासन एकात्मक प्रवृत्ति का था और प्रशासनिक तंत्र नौकरशाही प्रकृति का था। तो ये सारे करेक्ट है। संविधान सभा के संरचना के संबंध में बताना है कौन से कथन सही है। यहाँ पे एम.एन. रॉय संविधान सभा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र सदस्य थे। तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके और सदस्य थे सोमनाथ लाहिड़ी, जिन्होंने 1946 में संविधान सभा में एकमात्र कम्युनिस्ट सदस्य थे ये। ठीक है, तो ये कम्युनिस्ट मेंबर थे। तो एम.एन. राय ही नहीं थे, सोमनाथ लाहिड़ी भी थे। वी.एन. राय को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। ये करेक्ट है। और भारतीय अधिराज्य से चुने गए मुस्लिम लीग के सदस्यों ने विभाजन के बाद संविधान सभा की अपनी सदस्यता छोड़ दी थी। तो मुस्लिम लीग संविधान सभा में प्रवेश किया था, एंट्री दी थी, ना कि छोड़ी थी। तो ये भी गलत हो गया। आपसे पूछा गया है सही नहीं है, तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही नहीं है। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। विभाजन के बाद गठित स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में आपको बताना है कौन से कथन सही है। सरदार पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे। करेक्ट है ये। गैर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के सदस्यों को भी पहली कैबिनेट में शामिल किया। ये भी करेक्ट है। और राजेंद्र प्रसाद भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सदस्य थे। ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे सारे करेक्ट हो जाएंगे। ऑल ऑफ दीज होगा। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। संविधान के प्रवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान के लागू होने के साथ ही 1935 के भारत सरकार अधिनियम के साथ साथ 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। तो ये वाला आपका करेक्ट है। 26 नवंबर 1946 को संविधान के मौलिक अधिकारों को लागू किया गया था। ठीक, तो ये आपका गलत होगा। नागरिकता चुनाव अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान ये आपके 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। इसके अलावा जितने भी अधिकार हैं वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई, ये डेट आपको याद रखनी है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था।
तो आपसे पूछा गया है सही नहीं है, तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं को दर्शाता है? न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत, ये अमेरिका से लिया गया है और ये मुख्य विशेषता नहीं है। संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत, ये ब्रिटेन से लिया गया है और ये भी आपका नहीं है, मुख्य विशेषता ये नहीं है, ये ब्रिटेन से ली गई है और ये यूएसए से लिया गया है। विधि के सम्यक प्रक्रिया, ये आपका राइट होगा, तो यही करेक्ट हो जाएगा। यहां पर आपका केवल 3 करेक्ट आंसर होगा। 8वां है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारत सरकार अधिनियम 1935 से उधार ली गई है? तो यहाँ पर आपको बताना है, राज्यपाल का कार्यालय, ये करेक्ट है। एकल नागरिकता नहीं, ये ब्रिटेन से लिया गया है। आपातकालीन प्रावधान ये है और समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो पहला और तीसरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी पार्ट। इसके अलावा संघीय योजना 1935 से और बहुत सारी चीजें बारो की गई हैं, जैसे कि संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, ठीक है, ये सारे याद रखेंगे। 9वां है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द का क्या अर्थ है? तो प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। राजनीतिक संप्रभुता जनता में निहित होती है, करेक्ट है ये। देश का एक निर्वाचित प्रमुख होगा, ठीक है। सार्वजनिक कार्यालयों को प्रत्येक नागरिक के लिए खोला जा रहा है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज सभी करेक्ट है, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता के निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख किया गया है? कानून की समक्ष समानता, गलत है ये। अवसर की समानता, करेक्ट। और सामाजिक स्थिति की समानता, ये भी करेक्ट है। कानून का समान संरक्षण, तो समान संरक्षण नहीं है, तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे करेक्ट होगा, बी पार्ट राइट हो जाएगा। 11वां देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में शामिल है? तो यहाँ पर 51A की बात हो रही है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और अतिक्रमण से बचना, ये करेक्ट है। प्राणियों पर दया करना, ठीक है ये। बंधुत्व को बढ़ावा देना और सामाजिक न्याय को बनाए रखना, तो ये कहीं पर भी उल्लेख नहीं है इसका। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, ये भी राइट होगा। तो यहाँ पे 1, 2, 4 बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसमें 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत निम्नलिखित निर्देशों पर विचार करें। गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, करेक्ट है ये। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, तो ये वाला भाग 4 में नहीं है। कार्य की न्यायोचित और मानवीय दशाओं और प्रसूति सहायता यानी मातृत्व राहत का प्रावधान करना, करेक्ट है। और बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करना, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर 1, 3, 4 बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आगे इसमें बढ़ेंगे, 13 नंबर में है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखो इसमें कौन से कथन सही है। दिल्ली की विधानसभा राज्य सूची और समवर्ती सूची के सभी कानूनों पर, सभी विषयों पर कानून बना सकती है। तो यहाँ पर 3 विषय को छोड़कर कानून बना सकती है। 3 कौन कौन से हैं? सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, आपको पता होगा जो पुलिस है दिल्ली की वो सेंट्रल के अधीन होती है, और भूमि। ये तीनों चीजों को छोड़ करके दिल्ली की विधानसभा राज्य सूची और समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बना सकती है। संविधान का अनुच्छेद 243A के दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधानों का प्रावधान करता है, तो ये वाला आपका राइट है। तो यहाँ पर पूछा गया सही, केवल 2 आपका करेक्ट होगा। 14 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की मूल विशेषता है, तो ये वाला आपका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 32 को किसी कार्यकारी आदेश या कानून की संवैधानिकता निर्धारित करने के लिए लागू किया जा सकता है यदि यह संविधान के किसी भाग के खिलाफ जाता है। तो ये केवल मौलिक अधिकार के खिलाफ जाए तब, ना कि किसी भी अधिकार के, ठीक है। और ये इस सुप्रीम कोर्ट का जो अनुच्छेद है वो है 32, और हाई कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट 32 में, हाई कोर्ट का 226 के तहत रिट का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय के भी रिट प्रदान, तो गलत है। उच्चतम न्यायालय का एससी का 32 है और हाई कोर्ट का 226, ये मैं बता चुका हूं। तो यहाँ पर सही नहीं है, दूसरा और तीसरा यहाँ पे गलत हो गया। 14 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संसद में साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? संसद में गणपूर्ति, करेक्ट है ये। राज्य के नीति निदेशक तत्व या सिद्धांत, ये गलत हो जाएगा।
ये विशेष बहुमत से करते हैं, राज्य भाषा का प्रयोग, ये सही होगा। तो यहाँ पर पहला और तीसरा राइट हो जाएगा, सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। देखो साधारण बहुमत से कौन कौन से नए राज्यों की स्थापना, सीमा और नाम में परिवर्तन, विधान परिषदों का उन्मूलन एवं निर्माण, भत्ते विशेषाधिकार जो दूसरी अनुसूची में है, जितने भी संसद में गणपूर्ति, सुप्रीम कोर्ट को और अधिकार क्षेत्र प्रदान करना और राजभाषा का प्रयोग, ये सारे हैं आपके साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। ठीक है, विशेष बहुमत से मौलिक अधिकार और डीपीएसपी को संसद के विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? राज्य पुनर्गठन विधेयक, ठीक है, ये धन विधेयक, ये भी सही है, और संवैधानिक संशोधन विधेयक, ये नहीं होगा। तो यहाँ पर 1 और 2 राइट हो जाएंगे, ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 17वां नंबर है, काफी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है? राष्ट्र का एकल संविधान, सही है ये। संविधान की सर्वोच्चता, नहीं, ये आपका एकात्मक विशेषता नहीं है। आपातकालीन प्रावधान ये है, और एकीकृत न्यायिक प्रणाली ये भी है, और द्विसदनात्मक व्यवस्था ये नहीं है, कठोर संविधान ये नहीं है, सारी संघ की है, और अखिल भारतीय सेवा ये है। तो 1, 3, 4, 7 डी पार्ट यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। तो ये सारे आपके एकात्मक विशेषताएं हैं। ठीक, एकात्मक विशेषताओं में जैसे देख सकते हैं, मजबूत केंद्र, विनाशी राज्यों का अविनाशी तंत्र, एकल संविधान, संविधान का लचीलापन, आपातकालीन प्रावधान, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यपाल की नियुक्ति और एकीकृत लेखा परीक्षा तंत्र, ये सारे एकात्मक विशेषताएं हैं। 18वां देखेंगे, केंद्र और राज्य सरकारों में निहित कराधान की शक्ति के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है? जीएसटी को छोड़कर संबंधित सूची में अन्य कोई प्रविष्टियां नहीं है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी जो है को छोड़कर संबंधित सूची में कोई कर प्रविष्टियां नहीं है ना, जीएसटी को छोड़ करके, तो ये गलत होगा, प्रविष्टियां है। व्यक्तियों और कंपनियों की कृषि भूमि सहित संपत्ति के पूंजीगत मूल्य पर कर संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ये आपके राज्य संवर्ती सूची के अंतर्गत आते, राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पर छोड़कर नहीं है, छोड़कर दिया गया है, कंपनियों और व्यक्तियों की भूमि को संपत्ति सहित, तो ये छोड़कर होगा, यहाँ पे छोड़कर होगा, तब ये करेक्ट हो जाएगा। ये राज्य सूची में आते हैं, तो इनको छोड़ करके संघ सूची के अंतर्गत लाए जा सकते हैं। तो पहला दूसरा दोनों करेक्ट गलत हो गए, यानी इनकरेक्ट हो गए। बिजली की खपत या बिक्री पर लगने वाले कर राज्य सूची में आते हैं, ये करेक्ट है। तो यहाँ पर केवल 3 आपका राइट हो जाएगा। 19वां है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान को जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, करेक्ट है ये। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ये भी राइट है। और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक पुनरावलोकन से मुक्त होती है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर तीनों सही हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो उपरोक्त कोई नहीं, यानी ऑल ऑफ दीज होगा, ये सारे सही है, ऑल ऑफ द एबव भी कहोगे इसको। और आखिरी क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में सही है? राज्य सरकार को निलंबित कर दिया जाता है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है। आपको इसे बताना है, सही है। ठीक, और फिर है आगे, राज्य विधानमंडल को निलंबित नहीं किया, तो ये निलंबित किया जाता है, लेकिन यह संसद की अत्यधिक शक्तियों के अधीन हो जाता है। फिर आगे है, ये देखो इसमें 4 दिए गए, आपको इसमें बताना है, और लगेगा कि चारों सही है। सभी अनुच्छेद 359 केवल अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों तक ही सीमित है, जबकि अनुच्छेद 358 उन सभी मौलिक अधिकारों तक विस्तारित है जिसके प्रवर्तन को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया था या कर दिया गया है। अनुच्छेद 358 पूरे देश या किसी भाग पर लागू हो सकता है, जबकि अनुच्छेद 359 का विस्तार पूरे देश पर है। तो इसमें आपको करेक्ट बताना है, तो इसमें बी पार्ट आपका राइट होगा। राज्य विधानमंडल को निलंबित नहीं किया जाता है, लेकिन यह संसद की अत्यधिक शक्तियों के अधीन हो जाता है। ये राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है, तो बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। चैनल को ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। पीसीएस वंडर्स चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहां पर आपको बहुत सारी पीडीएफ और डेली करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जाता है। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।